मैम। हेलो हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। अच्छा बेटा, कल अपन कारा की बात कर रहे थे, कारा एल्गी की। तो आज अपन लेंगे कि कारा में कारा के अक्ष की, जो कारा के किसके बात कर रहे थे, कारा के स्ट्रक्चर की, कारा की पादप संरचना कैसी होती है। तो अक्ष की परिधीय कोशिकाओं से निम्न प्रकार की संरचनाएं उत्पन्न होती हैं। कल अपन ने डायग्राम भी देखा था। सीमित वृद्धि की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। तो मुख्य अक्ष की प्रत्येक पर्व संधि से चक्रिक रूप में कई निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें प्राइमरी लेटरल्स, प्राथमिक पार्श्वीय शाखाएं या पर्ण भी कहते हैं। मतलब सीमित वृद्धि वाली शाखाओं को प्राइमरी लेटरल्स भी कहते हैं या पर्ण मतलब लीफ भी कहते हैं। तो इन सीमित वृद्धि वाली शाखाओं में 5 से 15 तक पर्व व पर्व संधियां बनने के पश्चात इनकी वृद्धि रुक जाती है, इसलिए इन्हें सीमित वृद्धि की शाखाएं कहा जाता है। मतलब जब इन शाखाओं में 5 से 15 नोड्स व इंटरनोड्स बन जाती हैं, तो इन शाखाओं की ग्रोथ या वृद्धि रुक जाती है, इसलिए इन्हें सीमित वृद्धि वाली शाखाएं कहा गया है। मतलब ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ आर आल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी लेटरल्स और द लीफ, and there is the growth of the branches of limited growth stops when 5 to 15 internodes are formed. So when the growth of the branches stops, so these are called as branches of limited growth. सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधि पर छोटी हरी एक कोशिकी द्वितीयक पार्श्व सेकेंडरी लेटरल्स या अनुपर्ण या सहपत्र लगे होते हैं। सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्व संधि पर सानिध्य में नर व मादा जननांग भी पाई जाते हैं। मतलब मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स आर आल्सो फाउंड to be attached on the branches of limited growth। मतलब जो सीमित वृद्धि की शाखाएं उस पे बेटा नर जननांग मेल सेक्स ऑर्गन व मादा जननांग भी पाए जाते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि की शाखाएं। तो मुख्य अक्ष की किसी किसी पर्व संधि से एक या दो शाखाएं और निकलती हैं, जिनकी वृद्धि अनिश्चित काल तक चलती रहती है। तो ऐसी शाखा निश्चित वृद्धि वाली शाखा के कक्ष से निकलती है, इसलिए इन्हें एक्सिलरी ब्रांचेस या लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं, दीर्घ पार्श्व भी कहते हैं। बेटा ब्रांचेस ऑफ
unlimited growth, they come out from the axil of the branches of limited growth. So the branches of limited growth in Kara are also called as axillary branches और long laterals. बेटा जो सीमित असीमित वृद्धि की शाखाएं हैं वो कहाँ से निकलती हैं? असीमित वृद्धि की शाखाएं निश्चित वृद्धि वाली शाखा के कक्ष में से निकलती हैं, इसलिए इन्हें कक्षीय शाखाएं भी कहते हैं या लॉन्ग लेटरल्स दीर्घ पार्श्व भी कहते हैं। तो अपन देखते हैं ये शाखाएं जो कि असीमित वृद्धि की शाखा हैं भी पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होती हैं और ये मुख्य अक्ष के समान असीमित वृद्धि करती हैं। फिर अपन देखेंगे स्टिप्यूलोट्स की बात करते हैं। तो स्टिप्यूलोट्स क्या होता है? एक स्लाइड अगर है तो शेयर करती हूँ मैं स्लाइड, अभी तो इस स्लाइड तो दिख रही थी। हाँ, स्टिप्यूलोट्स अनुपर्णक क्या होते हैं? ये एक कोशिकीय संरचना है, मतलब दीज आर यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर्स। एक कोशिकी संरचना है, वह असीमित वृद्धि की शाखाओं तथा मुख्य अक्ष की आधारीय पर्व संधियों पर पाई जाती हैं, जिन्हें अनुपर्णक कहते हैं, स्टिप्यूलोट्स कहते हैं। तो कुछ जातियों की प्रत्येक पर्व संधि पर अनुपर्णकों की संख्या उस पर्व संधि पर उपस्थित सीमित वृद्धि की शाखाओं के बराबर होती है। यह स्थिति एक अनुपर्णकी यूनिस्टिपुलेट कहलाती है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? यूनिस्टिपुलेट कहलाती है। लेकिन जातियों में अधिकतर बेटा क्या होता है? अधिकतर कारा की जातियों में प्रत्येक सीमित वृद्धि की शाखा के आधार पर दो अनुपर्णक होते हैं। इन जातियों को बाइस्टिपुलेट कहा जाता है। मतलब इंग्लिश में बोल रही हूँ, स्टिपुलेट्स क्या होते हैं? द बेसल नोड्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ develop some unicellular outgrowths called as stipulotes. So what are stipulotes? The basal nodes of the branches of limited growth develop some unicellular outgrowths. So the unicellular outgrowths in Kara are called as stipulotes. So some species of Kara are unistipulate. फॉर एग्जाम्पल कारा न्यूडा व कारा ब्राउनी कैसी है? यूनिस्टिपुलेट है, मतलब एक अनुपर्णकी का उदाहरण है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिस्टिपुलेट? अब आप यूनिस्टिपुलेट से क्या समझते हो? द नंबर ऑफ स्टिपुलेट्स एट ईच नोड is equal to the number of primary laterals present at that node. आए समझ में? The number of stipulotes at each node is equal to the number of primary laterals present at that node. मतलब अगर बेटा stipulotes की संख्या 5 है तो ये किसके बराबर होगी? 5 ही प्राइमरी लेटरल्स होंगे। तो जब नंबर ऑफ स्टिपुलेट्स प्राइमरी लेटरल्स की संख्या के बराबर होते हैं तो इस कंडीशन को यूनिस्टिपुलेट कहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ कारा आर बाइस्टिपुलेट। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बाइस्टिपुलेट? द नंबर ऑफ स्टिपुलेट्स एट ईच नोड is twice the number of primary laterals. जब बेटा अगर स्टिपुलेट्स कितने हैं? 20 है, तो प्राइमरी लेटरल्स कितने होने चाहिए? 10। मतलब स्टिपुलेट्स की संख्या जब दुगनी होती है, किनसे दुगनी होती है? प्राथमिक पार्श्व से। तो इस कंडीशन को बाइस्टिपुलेट कहते हैं। तो इफ द स्टिपुलेट्स आर प्रेजेंट इन वन वर्ड at each node, this condition is called as haplostephanous. तो haplostephanous किसे कहते हैं?
अगर स्टिपुलोट्स, if the stipulotes are present in one world, अगर स्टिपुलोट्स एक ही चक्र में एक नोड पर उपस्थित होते हैं तो इसको हैप्लोस्टिफेनस कहते हैं। सुनना बेटा, जैसे कि कारा ब्राउनी में जब अनुपर्णक एक ही वलय में उपस्थित होते हैं, जब अनुपर्णक मतलब स्टिपुलोट्स एक ही वलय में उपस्थित होते हैं तो इस स्थिति को एक वलयक हैप्लोस्टिफेनस कहते हैं। लेकिन कारा बाल्टिका, बेटा आवाज आ रही है, आवाज ये, कारा बाल्टिका में जब अनुपर्णक स्टिपुलोट्स दो वलयों में, दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति को डिप्लोस्टिफेनस कहते हैं, द्विवलयक कहते हैं। इसी प्रकार कारा सिरेटोफिला में स्टिपुलोट, बेटा आवाज नहीं है, आवाज आ रही है। इसी प्रकार कारा सिरेटोफिला में स्टिपुलोट्स 3 चक्रों में उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति को ट्रिप्लोस्टिफस कहते हैं, ट्रिप्लोस्टिफेनस कहते हैं। मतलब जब कारा सिरेटोफिला में, सिरेटोफिला क्या है, कारा की प्रजाति है, कारा सिरेटोफिला में जब अनुपर्णक 3 चक्रों में उपस्थित होते हैं तो ऐसी स्थिति को त्रिवलयक कहते हैं। ठीक है, अब है कॉर्टेक्स। तो कारा की कुछ जातियों में पर्व कोशिका के चारों ओर कम चौड़ी कोशिकाएं घेरा बनाती हैं जिसे बलकुट कहते हैं, जैसे कि कारा कोरेलाइना, कारा ब्राउनी। इन जातियों को कॉर्टिकेटेड जाति कहते हैं तथा जिनमें बलकुट नहीं पाया जाता उन्हें ई कॉर्टिकेट जाति कहा जाता है। मतलब कारा की जो जातियां हैं जिनमें की बेटा बलकुट कॉर्टेक्स पाया जाता है उन्हें तो बलकुटी जाति कहते हैं, और कारा की कुछ जातियां ऐसी भी हैं जिनमें बलकुट नहीं पाया जाता तो इन्हें बलकुटहीन जाति कहा जाता है। तो बलकुटी तंतुओं की पर्व संधि कोशिकाएं विभाजित नहीं होती तो बलकुट की कोशिकाएं प्रथम श्रेणी की कही जाती हैं। ऐसे बलकुट को हैप्लोस्टिकस कहते हैं, ऐसे बलकुट को हैप्लोस्टिफस कहते हैं। बलकुटी तंतुओं की पर्व संधि कोशिकाओं में पार्श्व विभाजन होता है जिससे एक व दो परिधीय कोशिकाएं बनती है। इन्हें द्वितीय श्रेणी की कोशिकाएं कहते हैं जो प्रथम श्रेणी कोशिकाओं के बीच रहकर डिप्लोस्टिकस अथवा ट्रिप्लोस्टिकस प्रकार का बलकुट बनाती है। अब अपन बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर इन कारा। कारा में कोशिका संरचना कैसी होती है। मेन ये आता है कि कैसी होती है बेटा, द नोडल सेल्स आर यूनिन्यूक्लिएट। जो नोडल सेल्स है कारा में दे आर यूनिन्यूक्लिएट एंड densely cytoplasmic with few small ellipsoidal chloroplast। तो कोशिका भित्ति, अपन किसकी बात कर रहे हैं, कारा की कोशिका संरचना की। तो कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी हुई होती है, कोशिका भित्ति समांग सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। इसके भीतरी भाग में अनियमित स्थूलन पाया जाता है। भित्ति की बाहरी परत जिलेटिनी होती है जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है। मतलब सेल वॉल कारा में सेल्यूलोज की बनी हुई होती है और जो सेल वॉल है कोशिका भित्ति की बाहरी परत कैसी होती है, जिलेटिनी होती है। ठीक है, और जिस पर कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण पाया जाता है। अब जो पर्व संधि कोशिकाएं हैं, नोडल सेल्स हैं, छोटी होती हैं, वह समव्यासी होती हैं। मतलब द नोडल सेल्स इन कारा आर स्मॉल एंड आइसोडायामेट्रिक। समव्यासी का मतलब है
उनका डायमीटर व्यास समान होता है। तो नोडल सेल्स में पर्वसंधि कोशिकाओं में सघन जीव द्रव्य पाया जाता है और एक केंद्र की होती है, मतलब the nodal cells are uninucleate. Nodal cells are uninucleate and they have dense protoplasm. कारा में जो नोडल सेल्स है वो एक केंद्र की होती हैं और उनमें सघन जीव द्रव्य पाया जाता है तथा अनेक विम्भाव हरित लवक भी पाए जाते हैं। अनेक डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो जीव द्रव्य में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, मतलब इन द प्रोटोप्लाज्म many small vacuoles are also found। तो अपन जब कारा का नोडल सेल का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये पाएंगे जो पर्वसंधि कोशिकाएं बेटा कैसी हैं, छोटी हैं। नोडल सेल्स कैसी हैं, छोटी हैं और समव्यासी हैं, आइसोडायमेट्रिक हैं। और जो नोडल सेल्स है पर्वसंधि की कोशिकाओं के जीव द्रव्य में एक केंद्रक पाया जाता है, these are uninucleate, और अनेक डिस्कॉइड क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं और छोटी छोटी रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। अब देखते हैं पर्व की कोशिकाएं, मतलब इंटरनोडल सेल्स पर्वसंधि की कोशिकाओं की तुलना में बहुत अधिक लंबी होती हैं, मतलब इंटरनोडल सेल्स आर longer in size in comparison to the nodal cells। तो कोशिका द्रव्य जो इंटरनोडल सेल्स है पर्व की कोशिकाएं हैं उनका कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित रहता है, जिसे एक्सोप्लाज्म बाह्य जीव द्रव्य तथा अंतः जीव द्रव्य एंडोप्लाज्म कहते हैं। मतलब the cytoplasm of the internodal cells is divided into exoplasm and inner endoplasm। मतलब कोशिका द्रव्य दो भागों में विभाजित रहता है। कौन कौन से दो भाग है, एक्सोप्लाज्म जिसे हिंदी में कहते हो बाह्य जीव द्रव्य, दूसरा है अंतः जीव द्रव्य एंडोप्लाज्म। अब इन्हें प्लाज्मा जेल तथा प्लाज्मा सोल भी कहते हैं। मतलब एक्सोप्लाज्म इज आल्सो कॉल्ड एज प्लाज्मा जेल। Exoplasm in Cara is also called as plasma cell and endoplasm is also called as plasma soul। मतलब बाह्य जीव द्रव्य को प्लाज्मा जेल भी कहते हैं, वह अंतः जीव द्रव्य को प्लाज्मा सोल भी कहते हैं। तो प्लाज्मा जेल कोशिका भित्ति के संपर्क में होता है, प्लाज्मा जेल सेल वॉल के संपर्क में होता है तथा प्लाज्मा सोल रिक्तिका झिल्ली के संपर्क में रहता है। तो सभी प्रकार की कोशिकाएं जीव द्रव्य भ्रमण प्रदर्शित करती हैं। मतलब ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स शो साइक्लोसिस। पर्व कोशिका के जीव द्रव्य का प्लाज्मा सोल निरंतर रोटेशन घूर्णन प्रदर्शित करता है। प्लाज्मा सोल निरंतर ऊपर तथा दूसरी ओर नीचे को प्रवाहित होता रहता है। तो इसको अपन क्या कहते हैं, साइक्लोसिस। ठीक है, कोशिका भित्ति में उपस्थित प्रोटीन तंतुओं के क्रमानुकंचन कोशिका भित्ति या अपन कहेंगे सेल वॉल में उपस्थित प्रोटीन तंतुओं के क्रमानुकुंचन के कारण जीव द्रव्य भ्रमण की क्रिया होती है। तो अब अपन बात किसकी करेंगे बेटा कि अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन कारा। कारा में जनन कैसे संभव होता है, हाउ द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन कारा। तो कारा में जनन कायिक जनन होता है तथा लैंगिक विधियों द्वारा जनन होता है।
बीजाणुओं द्वारा भी कारा में जनन होता है। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे कारा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा। कारा में कायिक जनन कैसे होता है? तो इस प्रकार के जनन में सूकाय पर कई प्रकार की अतिवृद्धियां पाई जाती हैं। प्रत्येक अतिवृद्धि सूकाय से पृथक होकर नए सूकाय को जन्म देती है। तो कायिक जनन कुछ की प्रमुख विधियां हैं। पहला है बेटा अमाइलम स्टार। पहला है अमाइलम स्टार। एक मिनट रुकना, अगर डायग्राम शेयर होता है तो मैं दिखाती हूँ अमाइलम स्टार का डायग्राम। एक मिनट, अमाइलम स्टार, अमाइलम स्टार का डायग्राम है, मैं खोल रही हूँ बेटा। एक मिनट रुकना आप लोग। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन कारा के डायग्राम में खोल देती हूँ। कारा डायग्राम्स देख लेते हैं, एक मिनट। डायग्राम्स खुल रहे हैं, अगर खुल जाते हैं तो देख लेते हैं बेटा अपन। हाँ, खुलने वाले हैं बेटा कारा के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। एक मिनट रुकना आप। एक बार डायग्राम और खोलते हैं। अमाइलम स्टार, डायग्राम ऑफ अमाइलम स्टार। अमाइलम स्टार का डायग्राम मैं खोल रही हूँ बेटा बाय एंड बल्बिल डायग्राम। हाँ बेटा खुल गया। अभी मैं करती हूँ इसको एनलार्ज आपको, है ना। अभी दिखाते हैं आपको, अभी दिखाते हैं बेटा खोल के, एक मिनट।